Hello, good evening, my dear students. How are you? Fine, good. स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है गॉस लॉ। स्टूडेंट, आज हम लोग जानेंगे गॉस लॉ, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ का प्रूफ कैसे होता है और क्या होता है ये जानेंगे। स्टूडेंट देखिए, गॉस लॉ के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जैसे क्या होता है, गॉस लॉ को समझने के लिए और जानने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी गॉस लॉ क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, गॉस लॉ को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता चुके हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने के लिए आपको एरिया वेक्टर जानना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। ठीक, तो इसको देखने से पहले स्टूडेंट काइंडली रिक्वेस्ट है आप मेरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वीडियो को जरूर देखें। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग गॉस लॉ क्या होता है उसको जानेंगे और समझेंगे क्या होता है। तो वो जानने से पहले थोड़ा बहुत आपको हम रिमाइंड कर देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या होता है। ठीक, तो स्टूडेंट देखिए, कल हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको हमने बताया था कि किसी भी सरफेस से, चाहे 1D सरफेस हो, चाहे 2D सरफेस हो, चाहे 3D सरफेस हो, उस सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी वो भी परपेंडिकुलर, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलरली टू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, तो यानी कोई भी एक सरफेस हम मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक सरफेस है ये, ठीक, ऐसे सरफेस मान लेते हैं। अब इस सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास करेंगी तो उसको स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक, और उसका हमने एक फार्मूला बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, स्टूडेंट उन्होंने बताया था फाई से डिनोट करते हैं। फाई इक्वल टू बताया था ई डॉट डी ए और फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, हमने बताया था ई ए कॉस थीटा बताया था। ठीक, तो उसको थोड़ा बहुत रिमाइंड करते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट, आपको कल ये सम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट थोड़ा बहुत आपको रिमाइंड कर देते हैं, और इसको आप समझ जाएंगे तो आप गॉस लॉ एकदम आराम से समझ जाएंगे। ठीक, तो गॉस ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को, किसी भी सिस्टम का फ्लक्स निकालने के लिए उन्होंने एक ऐसा थ्योरम दिया, ऐसा लॉ दिया जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन 3D शेप को हम इजी वे से फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते थे। गॉस लॉ के हेल्प से उन्होंने हमारे प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजी कर दिया। तो जानेंगे क्या है, पहले तो थोड़ा बहुत आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सरफेस है, ठीक, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, कोई एक सरफेस है, तो इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, चाहे इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या है, सरफेस के थ्रू वो हमको फाइंड आउट करना है। तो जैसे मान लीजिए एक सरफेस है, इस सरफेस में हमने एक छोटा सा सरफेस कट कर दिया, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, समझ आए स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइन पास कर रही है, और इससे एक एरिया वेक्टर डी है। और एरिया वेक्टर स्टूडेंट कल हमने बताया था, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। ये हमारा सरफेस है, एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं एरिया वेक्टर में। तो ये हमारा डी वेक्टर है, एरिया वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल थीटा। तो एंगल थीटा किसके पीछे लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी फ्लक्स ड्यूरेशन में जो फार्मूला हम यूज करते हैं उसमें जो थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा, जो थीटा की वैल्यू होती है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। सरफेस से नहीं लेते हैं स्टूडेंट, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ठीक, हमने स्टिक कर लिया। तब इसके थ्रू एक बड़े सरफेस में एक छोटा सा सरफेस डीएस काट लिया, डीएस सरफेस काट लिया जिसका एरिया वेक्टर डी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो इसके थ्रू छोटा सरफेस, छोटा सा फ्लक्स डी, तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ई परपेंडिकुलर भी जाता है ई डॉट डी ए। तो डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू डी ए। तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो ये तो एक छोटे से सरफेस से फ्लक्स आपने फाइंड आउट कर लिया। हमको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट इस पूरे सरफेस से। स्टूडेंट देखिए, प्लस 2 में आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा फर्स्ट ईयर में। तो इंटीग्रेशन में का मीनिंग होता है ना, ज़्यादा डिस्कस उस पर नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें फिजिक्स पढ़ाना है, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाना है। इंटीग्रेशन जब पढ़ाना होगा तो हम पढ़ाएंगे।
इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट समेशन, समेशन मीन एडिशन, बहुत सी चीजों को एक साथ समेशन करना, ऐड कर देना, उसी को हम इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे देखिए इस पूरे सरफेस का अगर आपको एरिया निकालना हो तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, कट करते हैं, और एक छोटे से टुकड़े का हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, और सभी छोटे टुकड़ों को एरिया को निकाल करके ऐड कर दें, पूरे सिस्टम का एरिया निकल जाएगा। तो वो इंटीग्रेशन बाय मेथड से करते हैं। तो हमने एक छोटा सा सरफेस कट किया, इसका हमने फ्लक्स निकाल लिया, और इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे सरफेस को कट करके सबका फ्लक्स निकाल करके हम ऐड कर दें, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। डी फाइव करके डी ए कॉस थीटा टोटल फ्लक्स, यानी इसको इंटीग्रेट कर दें, इस छोटे से सरफेस को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेशन डी फाइव इसका टू इसका डी फाइव का इंटीग्रेशन क्या होगा 5, ये क्या है, पूरे टोटल सरफेस है, टोटल सरफेस का फ्लक्स है। इंटीग्रेशन डी फाइव टू 5 टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, डी फाइव टू 5 टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अगर ये क्या है, वेरिएबल फील्ड के लिए, किस फॉर्म के लिए, वेरिएबल फील्ड के लिए, E इज यूनिफॉर्म, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा है। स्टूडेंट समझ में आया? यानी देखिए एक सिस्टम बता दे, अगर हमको इस पूरे सिस्टम का एरिया निकालना हो तो एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर दें, छोटा सा, और उसका एरिया निकाल दें, फिर एक और टुकड़ा कर दें, इसका एरिया निकाल दें, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, सबका एरिया क्या कर दें, हम ऐड कर दें। ठीक, तो इंटीग्रेशन में समेशन का मीनिंग होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन डी फाइव का टू फाइव टू ई डॉट डी ए। ठीक, अगर यूनिफॉर्म हो तो फाइव इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। स्टूडेंट अब देखिए, मान लीजिए एक ये सरफेस, अगर इस सरफेस का परपेंडिकुलरली डी ए वेक्टर, और जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी डी ए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन क्या है, सेम है, पैरेलल है, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो फाइव थीटा की वैल्यू कितना है, 0, तो फाइव इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 0, ई कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट, 1 होता है, फाइव इक्वल टू ई ए। इसमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, तो थीटा की वैल्यू 90, 5 इक्वल टू ई ए कॉस 90, तो 5 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर अगर इसमें क्या है, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, ठीक, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है 180, तो 5 इक्वल टू माइनस ई ए। ठीक, स्टूडेंट देखिए, अगर ये जो मान लेते हैं कि ये सरफेस है, ठीक, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, यानी ये जो पास कर रही हैं, समझ आए, तो स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे, इमर्जिंग बोलेंगे, इसको इमर्जिंग फ्लक्स बोलेंगे, यानी इंटर कर रहा है, समझ, इमर्जिंग फ्लक्स। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से निकलेंगी, समझ में, इसको निकलेंगी, ये वाला प्रोसेस, इसको बोलेंगे इमर्जिंग, सॉरी इसको बोलेंगे इमर्जिंग, यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगी उसको इमर्जिंग फ्लक्स, और इसको जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटर करेंगे इसको इंटरिंग फ्लक्स। तो एक में फ्लक्स देखिए, यहाँ पर फ्लक्स निकल रहा है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इंटर कर रहे हैं, इसको इंटरिंग फ्लक्स, इसको इमर्जिंग फ्लक्स। तो 5 इक्वल टू ई ए, 5 इक्वल टू माइनस ई ए। तो अगर फ्लक्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में इंटर करेंगी तो क्या होगा, ये होगा 5 इक्वल टू ई ए। अगर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का माइनस ई ए। तो ये तो सब एक कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस लॉ क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, इसको नोट कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक, नोट कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट गॉस लॉ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। गॉस लॉ समझने के लिए आपको स्टूडेंट फ्लक्स जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट फ्लक्स क्या होता है, आपको मैं बताया था कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास करती है ना, उसको हमने फ्लक्स बताया। फ्लक्स का फार्मूला आपको बताया था 5 इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, हमने बताया था स्टूडेंट, समझ में। अब देखिए स्टूडेंट डिस्कस करेंगे गॉस लॉ के बारे में, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ, ठीक।
देखिए स्टूडेंट गॉस लॉ क्या होता है, पहले तो स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है देखिए देखिए स्टूडेंट गॉस लॉ का स्टूडेंट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स दी नेट, अभी इसको स्टेटमेंट को लिख देते हैं, उसके बाद आपसे डिस्कस करें। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए the net electric flux through a closed surface, through a closed surface, closed surface means 3D, is 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the net charge, the net charge enclosed by the surface, ठीक। ये हमारा क्या था, गॉस लॉ का स्टेटमेंट था। गॉस लॉ ने स्टेटमेंट क्या दिया था, ध्यान से देखिए, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस 3D इज 1 upon epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी गॉस लॉ 3D शेप के लिए है। 3D शेप मतलब क्लोज्ड शेप, जैसे स्क्वायर हुआ, सॉरी स्क्वायर करें, क्यूब हुआ, क्यूबॉइड हुआ, स्फीयर, वही 3D शेप है। 3D शेप में क्लोज्ड शेप, पैक हो जिसमें, ठीक। तो उस पैक में 3D शेप, क्लोज्ड शेप में अगर कोई चार्ज है तो उस 3D शेप, क्लोज्ड शेप से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, कितना फ्लक्स है, उसके बारे में उन्होंने गॉस लॉ ने एक स्टेटमेंट दिया, फॉर्मूला दिया। उन्होंने सीधे बताया था कितना फ्लक्स पास करेगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। बस दैट्स ऑल, कंप्लीट गॉस लॉ स्टूडेंट। उन्होंने सीधे बताया था कि अगर कोई 3D शेप है, क्लोज्ड शेप है स्टूडेंट, तो उसके थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, चार्ज पास होगा। इसको स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA, ठीक। ये तो फ्लक्स में जाने थे। ये इंटीग्रेशन है क्लोज्ड इंटीग्रल, यानी 3D शेप पैक जो है क्लोज्ड शेप के लिए, इसलिए इंटीग्रल का साइन में क्लोज लगा दिया, ठीक। तो स्टूडेंट देखिए क्या लिखा है, गॉस ने क्या स्टेटमेंट दिया था, कोई भी एक 3D शेप है, क्लोज्ड शेप है स्टूडेंट, 2D शेप में ओपन सरफेस होगा, जैसे स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ट्राइंगल हुआ, ये ओपन सरफेस है। लेकिन जो स्फीयर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, फुटबॉल है, बॉल है, ये सब क्या है, क्लोज्ड शेप, ये 3D शेप। तो उस 3D शेप से कितना फ्लक्स पास आउट होगा, उन्होंने गॉस लॉ ने सीधे स्टेटमेंट दिया था, कितना फ्लक्स पास होगा स्टूडेंट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, उस सरफेस के थ्रू नेट चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या स्टूडेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको कूलम्स लॉ में आप जाइएगा, उसमें इसके बारे में हमने डिस्कस किया, इसका वैल्यू, इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। Q नेट अपॉन एप्सिलॉन, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA। फ्लक्स का फॉर्मूला यानी फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA, ठीक। तो ये तो उनका एक एक्सप्रेशन था, एक स्टेटमेंट स्टूडेंट, ठीक। तब इसका उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। अब इसका हम लोग गॉस लॉ ने दिया था, तो इसका हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट में सही है कि नहीं है। ये तो उन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया था, तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ हम देखेंगे स्टूडेंट, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, ठीक। स्टूडेंट देखिए गॉस लॉ का प्रूफ देखिए, कितना इजी वे से उन्होंने बताया था। कोई भी एक 3D शेप है, क्लोज्ड शेप है स्टूडेंट, उसके थ्रू कितना सरफेस पास होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। झंझट ही खत्म कर दिया उन्होंने गॉस लॉ ने। इतना इजी फॉर्मूले को, इतने क्रिटिकल शेप को उन्होंने एक छोटे से स्टेटमेंट से क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे प्रूफ
ऑफ गॉस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ये स्टूडेंट अक्सर एग्जाम में प्रूफ गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है ये अक्सर पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ठीक, देखिए स्टूडेंट क्या होता है गॉस लॉ। प्रूफ अभी आपको हमने बताया था किसी भी 3D शेप से कितना फ्लक्स पास होगा इसके बारे में हम लोगों ने जाना था, इसलिए देखिए तो इसमें देखिए गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए हम कोई भी एक 3D शेप कंसीडर करेंगे। ठीक, इमेजिनरी मानेंगे कोई एक शेप है यहाँ पर, तो जो इमेजिनरी शेप हम कंसीडर करेंगे स्टूडेंट उसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक, तो यहाँ से 2 दिन लेक्चर जो चलेगा उसमें जो भी शेप कंसीडर किए जाएंगे किसी भी 3D शेप का फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, उसके अराउंड इसके अंदर इसके अराउंड कोई भी एक सरफेस कंसीडर करेंगे, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होगा। ठीक, तो जैसे हमने उसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट एक हमने यहाँ पर स्टूडेंट एक स्फीयर कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया स्टूडेंट? स्फीयर। थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बना, थोड़ा अच्छे से बनाते। एक स्फीयर कंसीडर किया। स्फीयर तो आप जानते ही हैं फुटबॉल बॉल की तरह होता है, सर्किल नहीं, 3D शेप है स्फीयर। हमने स्टूडेंट एक स्फीयर कंसीडर किया जिसको हम बोलेंगे स्टूडेंट गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फीयर बोलेंगे। क्या स्टूडेंट बोलेंगे? गॉसियन स्फीयर बोलेंगे। ठीक, इस स्फीयर का कोई एक सेंटर होगा, इस सेंटर पर हमारा क्या है एक चार्ज Q है, इसमें क्या है चार्ज Q है। ठीक, अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे ना, कोई एक स्फीयर है इसमें एक चार्ज Q है रखा गया, इससे क्या होंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे रेडियली। स्फीयर है तो चारों तरफ से निकलेंगी, तो रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहे होंगे पास आउट निकल रहे हैं। ठीक, रेडियली निकल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका रेडियस R। स्टूडेंट कितना है रेडियस? ठीक, एक स्फीयर है कंसीडर के गॉसियन स्फीयर बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। एक R पॉइंट है, इसका रेडियस क्या है R, सेंटर पे E है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा R डिस्टेंस पे स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा ना। एक स्फीयर है Q है, R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट एक स्फीयर स्ट्रिप कट लेना है। क्या कट कर दिए? एक स्ट्रिप कट लिए। वो स्ट्रिप हम ऐसे बोला ही रहेगा, फुटबॉल है तो जो भी कट करेंगे स्टूडेंट तो ऐसे सर्किल में कट होगा, और यहां से एंगल और यहां से एंगल बनाएंगे जो सेंटर पे आएंगे, समझ में आया? जो एक एंगल पे इंसिडेंट होगी, तो ये जो एंगल होगा ना 2D नहीं होगा, एंगल ना सॉलिड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सॉलिड एंगल। तो अब ये जो क्या हुआ, ये कितने डिस्टेंस पर है R, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली क्या हो रही होंगी पास कर लेंगी, और एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा इसी के अलाउंग होगा। ठीक, तो एरिया वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच कितना एंगल बनना होगा 90 डिग्री बनना होगा। स्टूडेंट थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, अब समझ में आएगा। ये हमारा वेक्टर ई और इसी के अलाउंग क्या हो जाएगा डीए वेक्टर हो जाएगा। ठीक, एक स्फीयर हो गया, स्फीयर मैंने एक स्ट्रिप कट किया जो कितने डिस्टेंस पर R डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली पास करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, और डीए वेक्टर भी प्लेन के स्फीयर के परपेंडिकुलर होगा। दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा होगा स्टूडेंट? कितना बन रहा होगा 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है। ठीक, स्टूडेंट अब हमको क्या निकालना है फ्लक्स फाइंड करना। तो एक फ्लक्स d5 फाइंड करेंगे और इसी तरह क्या कर देंगे पूरा छोटे छोटे टुकड़े को फ्लक्स पास करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरा क्या निकल जाएगा इसके थ्रू फ्लक्स पास आउट हमको निकल जाएगा। ठीक, इसके थ्रू स्टूडेंट कितना फ्लक्स पास हो रहा है d5 E डॉट DA, कितना पास हो रहा होगा स्टूडेंट? कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा इसके थ्रू d5 इक्वल टू E वेक्टर E डॉट DA पास हो रहा होगा स्टूडेंट। तो d5 इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं E DA cos थीटा लिखेंगे स्टूडेंट। थीटा की वैल्यू कितना है 0। स्टूडेंट d5 इक्वल टू क्या हो जाएगा E DA cos
जीरो, जीरो की वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट 1, तो डी फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा, डी फाइव की वैल्यू कितना है ई डी ए। ये हमारा किसका क्या निकल गया स्टूडेंट, फ्लक्स निकल गया, इसके थ्रू क्या निकल गया स्टूडेंट, फ्लक्स निकल गया। तब हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, टोटल फ्लक्स, इसके थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो टोटल फ्लक्स कितना फाइंड आउट हो रहा है स्टूडेंट, फाइव इसे डिनोट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, डी फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी हो जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ई डी ए हो जाएगा स्टूडेंट, समझ में आया। ये हो जाएगा स्टूडेंट फाइव ई इंटीग्रेट ई की वैल्यू फाइंड, ई कांस्टेंट होता है, जो भी वैल्यू कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन के बाहर हो जाता है। ई की वैल्यू ये क्या कर देंगे, आप पुट कर देंगे, बाहर ले इंटीग्रेशन का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर स्टूडेंट। और डीए, डीए मींस एरिया, डीए मींस एरिया, इस स्फीयर का एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सीधे वैल्यू कितना है स्टूडेंट, आपके सामने देखिए क्या बचा, सिर्फ फाइव ई इक्वल टू कितना बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना बचा स्टूडेंट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, दिस इज द प्रूफ ऑफ स्टूडेंट गॉस लॉ, दैट्स ऑल। देखिए स्टूडेंट हमने क्या किया, गॉस लॉ को प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट एक स्फीयर लिया, स्फीयर के सेंटर पर कोई चार्ज है, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे डेली आउटवर्ड पास हो रहेंगी। इस स्फीयर में हमने एक छोटा सा स्ट्रिप कट किया, उस छोटे से स्ट्रिप से हमने एंगल सबटेंड किया क्यू पर, और इस जो स्ट्रिप कट किया इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ पास करेंगे, और एरिया वेक्टर किधर होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन थीटा इक्वल टू 0। तब सबसे पहले इस सरफेस पर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर दिया हमने, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 माना। दोनों के बीच एंगल 0, थीटा की वैल्यू 0। तो इस छोटे से स्ट्रिप से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, डी फाइव इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए, तो डी फाइव इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है तो ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया, डी फाइव इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो डी फाइव इक्वल टू ई डॉट डी ए स्टूडेंट। ये हो गया, ये फ्लक्स हो गया ई डी ए छोटे से स्ट्रिप से। अब हमको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है इस पूरे सरफेस से, तो टोटल फ्लक्स फाइव ई इंटीग्रेशन डी फाइव इंटीग्रेशन ई डॉट डी, जो भी चीज कांस्टेंट होती है उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर होता है, तो ये कांस्टेंट हो गया बाहर आ गया, डी फाइव इक्वल टू ये बाहर हो गया इंटीग्रेशन डी ए, तो इंटीग्रेशन डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए और थोड़ा एक स्टेप कट हो गया, ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, ये स्फीयर है, और ई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर चुका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर कट गया, सीधे क्या बचा 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, स्टूडेंट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक। स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। स्टूडेंट आज आपको समझ में आया है, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कुछ भी तो आप तुरंत आप मैसेज कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम्स हो गए इस पे बेस्ड आप तुरंत मैसेज करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ओके ठीक। अगर वीडियो आपको सही लगे समझ में आए स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब